जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुतार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के तहत जो कुछ बड़ी मीटिंग्स होने जा रही है उसके बारे में। हमारे केंद्र के कर्मचारी, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स या डिपेंडेंट, इनकी सैलरी और पेंशन पर इन मीटिंग्स का सीधा असर पड़ने वाला है। अब कैसे? इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात होगी। इसके साथ-साथ जहां फिटमेंट फैक्टर के तौर पर एक अच्छा खासा आंकड़ा मांगा जा रहा है, इसके साथ-साथ फैमिली यूनिट में बढ़ोतरी की मांग की जा रही है, एचआरए में बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। इसके साथ दूसरी जो मांग की जा रही है, क्या केंद्र सरकार इन सभी मांगों पर सहमत होगी? 8वें वेतन आयोग की कमेटी जो है वो सिफारिशें तो बना देगी, पर केंद्र सरकार की स्थिति क्या लग रही है इन सभी विषयों पर आज के इस वीडियो के माध्यम से एक रिपोर्ट इसके बारे में भी शेयर करूंगी। इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स भी देखेंगे जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, फिर वीडियो को देखना जो है कंटिन्यू करिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जून महीने की पेंशन के मैसेज को लेकर। देखिए, बहुत सारे हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको जून महीने की पेंशन का एडवांस मैसेज जो है वो नहीं मिला है। लगातार 2-3 दिन के वीडियो में मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ कि आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही आपको स्पर्श टीम जो है पेंशन का मैसेज भेजना भूल गई है, लेकिन पेंशन जरूर से आ जाएगी, इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहिए। और रही बात बैंक से जिनकी पेंशन आ रही है उनकी, तो देखिए, आज संडे है और कल मंडे है। कल से जो है पेंशन बैंक जो है वो भी क्रेडिट शुरू कर देगा। अभी 2-3 दिन से छुट्टियाँ वगैरह भी थी, तो बहुत सारे ऐसे पेंशन फैमिली पेंशनर्स होंगे, जिनको जो है बैंक से पेंशन क्रेडिट नहीं हो रही होगी। तो मंडे को जो है पेंशन बैंक जो है वो क्रेडिट कर सकता है। चलिए, ये बात थी जून महीने की पेंशन को लेकर। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के तहत जो आने वाले दिनों में कुछ बड़ी मीटिंग्स होने जा रही है, जिसका सीधा असर हमारी सैलरी और पेंशन पर पड़ने वाला है, उसके बारे में। और इसके बाद बात करेंगे केंद्र सरकार की स्थिति के बारे में कि क्या मांग तो की जा रही है, पर केंद्र सरकार अभी क्या दबाव महसूस कर रही है, इसके बारे में। चलिए, सबसे पहला कमेंट एक सूबेदार साहब हमारे लिख रहे हैं कि सूबेदार रैंक से रिटायर हैं, 30 साल सर्विस है, और पेंशन जो है वो बेसिक है 32,614 रुपए। ओआरओपी 3 नहीं मिला है, क्यों नहीं मिली है? सर, आपकी जो सर्विस है उसके हिसाब से जो आपकी बेसिक अभी आ रही है, हो सकता है कि ओआरओपी 3 में उस बेसिक से जो है कम तय की गई हो, इस वजह से आपको जो है ओआरओपी 3 का लाभ नहीं मिला है। लेकिन ओआरओपी 4 का लाभ ज़रूर से मिलेगा। अगर वजह की बात करूँ तो ओआरओपी 4 में जो है हमारी जो बेसिक कैलकुलेशन होगी, उसमें 8वें वेतन आयोग जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, कि उसमें उसका तब तक जो है ओआरओपी 4 तक 8वें वेतन आयोग के तहत हमारी पेंशन में जो है रिवीज़न हो गया होगा। तो ऐसे ओआरओपी 4 में आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ओआरओपी 3 में हो सकता है कि आपकी बेसिक जो है ऑलरेडी आप ज़्यादा ले रहे हैं, इसलिए आपको लाभ नहीं मिला है। चलिए, अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मेरे फादर का ऑन ड्यूटी जो है डेथ हो गया था और 20 साल सर्विस थी, हवलदार रैंक था और पेंशन अभी आ रही है माताजी की। तो इसके लिए मैं कहना चाह रही हूँ, सर आपने कमेंट तो किया है पर अपना सवाल नहीं लिखा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ऑन ड्यूटी डेथ हुई है तो किस वजह से डेथ हुई है? क्या सेना के वाहन से एक्सीडेंट हुआ है? ऑन ड्यूटी हार्ट अटैक आया था? किस वजह से डेथ हुई है? इसका रीज़न आप लिख कर फिर से कमेंट करिए ताकि मैं आपको गाइड कर पाऊँ, क्योंकि कुछ केस में जो है स्पेशल पेंशन बनती है जो आजीवन मिलती है। तो ये सारा जो है हमें ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मुझे इन्हेंस पेंशन मिल रही है। अभी इन्होंने बेसिक लिखी है 1,15,000 और प्लस उसके साथ डीए, यानी डीआर। अब ये लिख रहे हैं कि मेरा 8 पे कमीशन में पेंशन बेसिक जो है वो कितना हो जाएगा और जब मुझे फैमिली पेंशन मिलेगा तब कितना होगा? फैमिली पेंशन जो है 70,000 प्लस डीआर होगा, यानी कि इनहेंस रेट से ऑर्डिनरी रेट हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा? ये पूछ रही हैं।
तो इसके बारे में बता रही हैं कि क्या आप बता सकती हैं तो प्लीज़ ये शेयर करिएगा। देखिए मैम, क्योंकि अभी 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर तय नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ भी कन्फर्म नहीं कह सकते हैं। पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा जब आप अभी जो आप इनहेंस रेट से पेंशन ले रही हैं, आपकी बेसिक जो भी है, और 8वें वेतन आयोग में जब रिवीज़न वग़ैरह होगा, पेंशन में बढ़ोतरी होगी, तो जो बेसिक होगी, वो इससे थोड़ी-सी ही कम-ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर क्योंकि अभी इसका मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर ही अभी तक हमारे पास तय नहीं है, या किसी के पास भी तय नहीं है, सिफ़ारिशें भी इसको लेकर नहीं बनी है, तो इसके लिए बात करना जल्दबाज़ी होगा। पर जैसे ही 8वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशें सामने आ जाएगी, केंद्र सरकार उसको अप्रूव कर देती है, तो फिर इसके बारे में हम ज़रूर से बात करेंगे। अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैडम जी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अप्रूव हो गया है, पर अकाउंट में जो है पेमेंट नहीं आया है, 2025-26 का ये पूछ रहे हैं। सर, 2025-26 का पैसा अभी तक किसी को भी नहीं मिला है। हालाँकि 24-25 का भुगतान जो है वो हो गया है, लेकिन इस पर भी बहुत सारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको ये पैसा नहीं मिला है। आप जल्दी से सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, या केसबी में जो है इसको लेकर जो है एक ग्रीवेंस दे सकते हैं। थोड़ा ये चेक कर लीजिएगा कि स्टेटस वगैरह क्या है। अगर अप्रूव दिखा रहा है, फिर भी पैसा नहीं मिला है, तो इसके लिए आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर कोई इसको लेकर क्वेरी वगैरह आई है, तो आप उस क्वेरी को जो है अच्छी तरीके से फिल करके या पूरी करके अब दोबारा भेज दीजिए। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैं 30/9/1988 में 17 साल 4 महीने और 27 दिन की सर्विस करके रिटायर हुआ हूँ। क्या मुझे एमएससीपी मिल सकती है या नहीं? और नायक रैंक में प्रमोशन था, 14 साल में हुआ था। सर, 2003 से पहले जो रिटायर होकर आए हैं, उनको एमएससीपी या एसईपी दोनों ही लागू नहीं है। और आपकी जो अभी पेंशन आ रही है, आपको ओआरओपी का लाभ मिला है, ओआरओपी 3 भी मिली है। तो जो आपकी बेसिक होगी उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्ते, मैं टीएस नायक से रिटायर हूँ। 2003 में 2007 में एसबीआई बैंक में मैं जॉइन हुआ था। मुझे पेंशन सही आया, पर पीएनबी बैंक से जब स्पर्श में इनका माइग्रेशन हुआ 2023 में नवंबर से, तब से इनका जो है डीआर इनको नहीं मिल रहा है पेंशन में, बाकी जबकि बाकी दूसरों को मिल रहा है। तो देखिए, ये एक दिक्कत आ रही है जब आप दूसरी बार सर्विस जॉइन करते हैं। तो ये था कि 2 सर्विस में आप डीआर नहीं ले सकते थे, लेकिन इसको लेकर लेटर है। एनसीओएस यानी ओआरस रैंक को जो है इसके लिए डीआर को लेकर दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको एक लेटर दूँगी, आप उसके बाद जो है कार्रवाई कर दीजिए। मैं फ़ोन पर आपको शेयर कर दूँगी कि आपको कैसे क्या कार्रवाई करनी है, या व्हाट्सएप के माध्यम से वो सारे लेटर जो हैं डीआर को लेकर वो भी मैं शेयर कर दूँगी। जैसे आप ये कार्रवाई करेंगे, आपका डीआर जो है जुड़कर आ जाएगा, और जितना भी पैसा एक्स्ट्रा कटा है, वो भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक लिख रहे हैं कि मैम गुड मॉर्निंग, हमारी पेंशन अभी तक पर्स में माइग्रेशन नहीं हुआ है। इसका कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं होगा? प्लीज़ इसके बारे में जो है ज़रूर से बताइएगा। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपका माइग्रेशन नहीं भी होता है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक से पेंशन आ रही है, तो भी पेंशन आपके खातों में रेगुलर आ जाएगी। और जब रिकॉर्ड की तरफ से सारे आपके डॉक्यूमेंट्स पीसीडीएम में भेजे जाएँगे, ये माइग्रेशन वगैरह हो जाएगा, तब तक आप निश्चिंत रहिए। बस एक काम करिए कि फ़ोन नंबर जो है आपका, जो आपने रिकॉर्ड में दर्ज कराया है, बैंक में है, उसको आप ऑन रखिए। उसमें एसएमएस वगैरह की सुविधा होनी चाहिए, ताकि जब आपका माइग्रेशन हो, स्पर्श टीम के द्वारा आपको मैसेज भेजे जाएँ, तो वो मैसेज आप रिसीव कर सकें। बाकी आप किसी भी तरीके की चिंता मत करिए। चलिए, सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि पेंशन मैसेज का क्या हुआ? अभी तक क्यों नहीं आया है? जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि बहुत सारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं, जिनको पेंशन क्रेडिट का मैसेज नहीं मिला है, लेकिन पेंशन आ जाएगी, आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए। चलिए, अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कुछ बैठक्स की। जैसे कि कल के वीडियो में मैंने शेयर किया था कि लखनऊ वगैरह में जो है बैठक 2 दिन चली थी, 22-23 को, और वो बैठक कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद उस मीटिंग्स की जो आउटकम्स थी, वो या जो मिनट्स थे, वो भी शेयर हो चुके हैं कि क्या उसमें हुआ था, क्या माँगे जो रखी गई थी, उसके बारे में बात की, कौन-कौन से फेडरेशंस वगैरह हैं, बड़े-बड़े एसोसिएशंस थे, जिन्होंने उनमें हिस्सा लिया था, कहाँ पर मीटिंग हुई थी, उसकी सारी जानकारी है। इसके साथ-साथ कुछ नई माँगे हमारे सामने आई, जैसे कि एचआरए में बढ़ोतरी की माँग की गई है, फिटमेंट फैक्टर जो है 3.93 माँगा गया है, यानी फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा ही माँगा गया है। अभी जिस हिसाब से महँगाई बढ़ रही है, उसको देखते हुए, और भी दूसरी सारी माँगे थी। जिन भी पेंशनर्स ने वो वीडियो नहीं देखा है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, अब आने वाले दिनों में जो मीटिंग्स होने जा रही है, उसकी जानकारी मैं शेयर कर रही हूँ। अब देखिए, कब होने वाली है ये बैठकें, अगर उसके बारे में बात करूँ,
तो 8वें वेतन आयोग द्वारा विभिन्न शहरों में बैठकों का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में 22 और 23 जून को ये मीटिंग्स खत्म हो चुकी है। इसके बाद देखिए 6 और 7 जुलाई 2026 को भुवनेश्वर ओडिशा में होने वाली है और 9 और 10 जुलाई 2026 को कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में बैठक होने वाली है। इसके बाद देखिए, अगर मैं कहूँ बड़े मुद्दे जो कुछ हैं चर्चा में पेंशन को लेकर भी है। पेंशन से जुड़े मुद्दे भी यहाँ चर्चा के केंद्र में रहेंगे। विभिन्न संगठनों ने ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा बढ़ाने, पेंशन कम्यूटेशन के नियमों को आसान बनाने और रिटायरमेंट लाभों में सुधार की मांग की है। एक अहम प्रस्ताव ये भी है कि न्यूनतम पेंशन को कर्मचारी के अंतिम वेतन के 67% के बराबर किया जाए। साथ ही उम्र बढ़ने के साथ इसमें क्रमिक वृद्धि हो, ताकि 90 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर पेंशन अंतिम वेतन के 100% के बराबर हो सके। देखिए, पेंशनर्स के लिए एक ये बहुत बड़ी मांग है। केंद्र सरकार अगर इस मांग को लेकर सहमत हो जाती है, तो लाखों पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा होगा और जो हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स महंगाई की मार को झेल रहे हैं, दवाइयों में इनका अतिरिक्त खर्चा हो रहा है, इन सभी परेशानियों से हमारे पेंशनर्स को निजात मिलेगी। आगे देखिए, फिटमेंट फैक्टर एक अहम मुद्दा यहाँ पर छाया रहा है। इन बैठकों में सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर होने की संभावना है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इसी के आधार पर एक नए वेतन का निर्धारण होता है। इसके अलावा महंगाई भत्ता यानी कि डीए को मूल वेतन यानी बेसिक पे में जोड़ने की मांग भी पुरजोश से उठ रही है। हालांकि सरकार ने फिलहाल साफ किया है कि डीए को बेसिक पे में मर्ज करने का उनका कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अब इसके साथ आरएससीडब्ल्यूएस की प्रमुख मांगे क्या है? रेलवे सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी ने आयोग को एक ज्ञापन सौंपकर निम्नलिखित मांगे रखी हैं। यानी देखिए क्या मांगे लिखी हैं। वार्षिक वेतन वृद्धि की दर जो है 3% से बढ़ाकर 5% की जाए। पेंशन कम्यूटेशन की बहाल अवधि 15 साल से घटाकर 10 या 12 साल की जाए। 1 जनवरी 2026 के मूल्य सूचकांक के आधार पर न्यूनतम वेतन जो है वो तय किया जाए। तो कुछ इस तरीके से कुछ नई मांगे जो है अलग एसोसिएशंस के द्वारा भी जो है 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने भेजी गई है। अब इसके बाद देखिए, जब हम बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर के तौर पर एक अच्छे खासे आंकड़े की, या हम बात करते हैं 8वें वेतन आयोग में हमारी सैलरी या पेंशन में बढ़ोतरी की, तो वहाँ लगातार एक सवाल पूछा जाता है कि ये मांगे केंद्र सरकार मानेगी? 8वें वेतन आयोग की कमेटी जो सिफारिशें करेगी, अब इसमें केंद्र सरकार का क्या क्योंकि अहम रोल है, केंद्र सरकार को ही ये सारी मांगे जो है अप्रूव करनी है। तो स्थिति क्या है केंद्र सरकार? अभी हाल-फिलहाल केंद्र सरकार कितना आर्थिक दबाव महसूस करती है, चलिए इसके बारे में जो एक रिपोर्ट आ रही है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, उम्मीदों का मांग बनाम वास्तविकता, यानी मांग जो हम कर रहे हैं और वास्तविकता क्या है, ये देखिए। डिफेंस एम्प्लॉइज जो हैं, वो क्या मांग रहे हैं? 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी गई है। यानी अनुमानित बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी? 68,940 यानी लगभग 4 गुना। पोस्टल एम्प्लॉइज क्या मांग रहे हैं? 3.25 यानी 3.25 फिटमेंट फैक्टर की यहाँ पर मांग रखी गई है। तो ऐसे में 58,500 के आसपास जो है बेसिक सैलरी हो जाएगी। इसके साथ-साथ लेबर यूनियंस की मांग है 3 पॉइंट फिटमेंट फैक्टर की, तब 54,000 जो है बेसिक सैलरी हो जाएगी। ये न्यूनतम बेसिक सैलरी की बात कर रही हूँ। जे-एन-के एम्प्लॉइज बॉडीज क्या मांग रही हैं? 2.86 से लेकर 3.80 तक। अगर ऐसा होता है तो 51,480 से लेकर 68,400 तक जो है न्यूनतम बेसिक हो जाएगी। अब 7वें वेतन आयोग यानी 2016 का अगर संदर्भ लें तो यहाँ पर 2.57 फिटमेंट फैक्टर था। तब न्यूनतम बेसिक जो है 46,260 रुपए हुई थी। अब कर्मचारी यूनियन की उम्मीदें ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर है, लेकिन क्या अर्थव्यवस्था इसकी इजाजत देती है? जैसे कि मैंने कहा कि मांग तो हम कर रहे हैं, एसोसिएशन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा खासा फिटमेंट फैक्टर मिले, ताकि 8वें वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन में अच्छा खासा इजाफा हो सके। लेकिन सरकार की हालत अगर हम देखते चले, तो देखिए एल्बो रूम की कमी यहाँ पर दिख रही है। सरकार का बजट लक्ष्य 4.3% है, जिससे बिगड़ने नहीं दिया जा सकता। ईरान युद्ध के कारण क्रूड ऑयल की कीमतों पर अनियोजित जो है खर्च आ रहा है। फर्टिलाइजर सब्सिडी का बिल ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया है। ऐसे में विशेषज्ञ का अनुमान क्या है? मैजिकल नंबर कहाँ सेटल होगा? यानी फिटमेंट फैक्टर 2.86 से लेकर 3.0 रह सकता है। देखिए, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जहां अभी तक हम निराश थे इस बात को लेकर कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 या 2.0 तक ही रहेगा, वहीं पर कुछ एक्सपर्ट्स की ये राय है कि फिटमेंट फैक्टर जो है 2.86 से लेकर 3.0 तक केंद्र सरकार कर सकती है। ईरान युद्ध के कारण
फिक्सल बैलेंस शीट पर दबाव है। यदि युद्ध न होता तो ये 3.0 से ऊपर भी जा सकता था। डॉक्टर शरद कोहली जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं, उनका ये कहना है। यथार्थवादी अनुमान क्या है? ये आंकड़ा 2.86 से लेकर 3.0 के बीच कहीं सेटल होगा। यह 7वें वेतन आयोग यानी 2.57 से स्पष्ट रूप से बेहतर और कर्मचारियों को निराश नहीं करेगा। 2029 चुनाव और फील गुड फैक्टर की अगर बात करें, तो सरकारी कर्मचारी देश को चलाने वाली मशीनरी है। 2029 के आम चुनावों से पहले सरकार इस 6 करोड़ के वोट बैंक को फील गुड जरूर करवाना चाहेगी। यही राजनीतिक दबाव फिटमेंट फैक्टर को 2.86 से नीचे नहीं आने देगा। चलिए एक बहुत अच्छी रिपोर्ट जो है हमारे साथ शेयर हुई है। जो रिपोर्ट ये कह रही है हमारे देश के जाने-माने अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं कि 60वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो है 2.86 से नीचे नहीं जाएगा। यानी केंद्र सरकार भी जो है कर्मचारी पेंशनर्स की वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लेगी। लेकिन साथ ही में एक अलग बात है, वो ये है कि जहां हम ये सोच रहे थे कि 8वां वेतन आयोग जो है 2027 या ज्यादा से ज्यादा 2028 तक आ जाएगा। इस रिपोर्ट की माने जहां ये कहा जा रहा है कि 2029 के चुनावों को केंद्र सरकार ध्यान में रखेगी, तो क्या हम ये सोचे कि 8वां वेतन आयोग आते-आते 2029 हो जाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? यही सवाल के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।